हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो इसी क्रम में हम लोग उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों आज लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये उत्तराखंड के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों आने वाले एग्जाम में। यह इसी एग्जाम के दृष्टि से नहीं दोस्तों, आगे आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है, वहां पर भी इनकी संभावना रहेगी आने की। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफी फायदा मिलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों हमने पिछली वीडियो में कुछ गलतियां की थी, कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें कुछ डाउट्स थे, उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कौन सा जिला देश का 100% साक्षरता वाला जिला बना है, यानी पहला जिला बना है देश का। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है देहरादून। देखिए दोस्तों, जनवरी 2021 में जो देहरादून है वो देश का 100% साक्षरता वाला जिला बन गया है। देखिए दोस्तों, इसमें गहन सर्वे हुआ था जिसमें पिछले 6 वर्षों में जो 30,207 निरक्षर व्यक्तियों का चयन किया गया था दोस्तों, वो सभी के सभी 6 वर्ष बाद साक्षर हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों जो देहरादून है वो 100% साक्षरता वाला जिला बना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा भी की थी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगला है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने। ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 7 जनवरी 2021 को जस्टिस RS चौहान, यानी कि रविंद्र सिंह चौहान या हम कह सकते हैं राघवेंद्र सिंह चौहान है इनका नाम, इनको राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई है। ठीक है ना दोस्तों। इससे पहले ये तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक। और इससे पहले कौन थे दोस्तों, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस रवि मलिमत, जिनको कि अभी हिमाचल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। और उससे पहले कौन थे, जो प्रॉपर थे वो थे रमेश रंगनाथन, जो कि जुलाई 2020 में रिटायर हो गए थे। ठीक है ना। और इसके अलावा एक और चीफ जस्टिस की बात करें हम, सुधांशु धूलिया। देखिए सुधांशु धूलिया इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उत्तराखंड मूल के हैं, तो उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है ना। और जो पहले थे वो कौन थे दोस्तों, प्रथम की बात करें तो कौन थे, ए देसाई, यानी अशोक अभद्र देसाई, जो कि 31 मार्च 2003 से उत्तराखंड के पहले चीफ जस्टिस बने। तो आप इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे। देखिए इसमें आपकी हिस्ट्री भी आ रही है और करंट भी आ रहा है, तो आप इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे। तो अभी कौन है, जस्टिस RS चौहान। कब हुए, 7 जैन 2021। ओके, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। राज्यपाल कौन है, हमारी बेबी रानी मौर्य। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और पहले कहां से आए थे, तेलंगाना उच्च न्यायालय में थे। ठीक है, तो आप काफी सारी चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगला, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो ऑफ कोर्स ये कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। देखिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। यह अध्यादेश क्या है कि भाई जो दोस्तों आजीविका की तलाश में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुरुष क्या करते हैं, दूसरी जगह में दोस्तों चले जाते हैं, तो उसके मद्देनजर ये दोस्तों लाया गया है। ठीक है ना। तो इससे होगा क्या कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, इससे मतलब उनको महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने पर दोस्तों यह अध्यादेश केंद्रित है। तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला दोस्तों देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों यमुना है। यमुना में अमोनिया नाइट्रोजन का काफी उत्सर्जन हो रहा था दोस्तों, तो इसके लिए एक अध्ययन समूह और निगरानी दल गठन की बात की गई दोस्तों। ठीक है ना। तो इसमें जैसे CPCB है, आपने इसका नाम सुना होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना नदी में बार बार अमोनिया नाइट्रोजन के बढ़ोतरी में हमने कहा है, तो इसमें जैसे कि आपके इसके बढ़ोतरी के मुद्दे पर इन्होंने एक अल्पकालिक व दीर्घकालिक सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी। ठीक है ना। तो इसमें दिल्ली जल बोर्ड भी थे। ठीक है ना। और ज़्यादातर इसमें आपका हरियाणा प्रदूषण बोर्ड है वो भी इसमें शामिल था। तो इस मीटिंग में डिस्कस किया गया दोस्तों की जो यमुना है, यमुना पे अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे, यमुना नदी। ठीक।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड के देखा जाए तो दोस्तों नैनीताल जिले में, नैनीताल में हल्द्वानी, ठीक है ना, हल्द्वानी में पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। ठीक, तो अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, तो इसको आप सही कर लेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको सही बता दूं, इसका राइट आंसर है दोस्तों हल्द्वानी, ठीक है ना, हल्द्वानी नैनीताल। ठीक, ठीक हो गया दोस्तों। तो इसमें क्या है कि दोस्तों जैसे आपके तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, ठीक है ना, और कुछ जैसे पक्षी हैं, कीट हैं, तो उसकी 50 से ज़्यादा प्रजातियां इसमें मौजूद रहेंगी, ठीक है ना। एक आपका होता है दोस्तों पॉलिनेटर पार्क, एक होता है प्लास्टिक पार्क, ठीक है ना। तो प्लास्टिक पार्क अलग है, पॉलिनेटर पार्क अलग है, ठीक है ना। जो प्लास्टिक पार्क है दोस्तों वो उधम सिंह नगर में खोला गया है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो प्लास्टिक पार्क है वो उधम सिंह नगर में खोला गया है और वो है सितारगंज के अंतर्गत, ठीक है ना। तो सितारगंज में उधम सिंह नगर में आपका एक प्लास्टिक पार्क खोला गया है और पॉलिनेटर पार्क है, ये परागकण से संबंधित है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ है, नैनीताल हल्द्वानी में, तो हल्द्वानी में प्रॉपरली ये खोला गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों जो इसके अंतर्गत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 6 जो मेगा प्रोजेक्ट है दोस्तों इसका उद्घाटन इसमें किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब चीजें शामिल है, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया था, जो जिसका नाम है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इसका नाम है गंगा अवलोकन। ठीक, गंगा अवलोकन, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। गंगा अवलोकन एक म्यूजियम है जो कि दोस्तों हरिद्वार के किनारे, जो आपका गंगा किनारे एक चांदनी घाट है ना, वहां पर है। ठीक, तो 29 सितंबर 2020, इस डेट को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इन्होंने 29 सितंबर 2020 को गंगा के जो किनारे पे चांदनी घाट है वहां पर गंगा अवलोकन नामक एक म्यूजियम का भी उद्घाटन किया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इस परियोजना के स्टार्टिंग की, तो ये काफ़ी डाउटफुल रही है, इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर देना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। अगर मैं स्रोतों की बात करूँ, विभिन्न स्रोतों से तो बात की जाए तो ये नमामि गंगे जो मिशन है वो 7 जुलाई 2016 से हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अगर आप दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे इनकी, तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो जून 2014 से दिखाया गया है, ठीक है ना। अब आप इसमें डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा। देखिए दोस्तों ये दोनों तो साथ आएंगे नहीं, अगर आप 2016 आएगा तो ऑफकोर्स क्या आएगा, 7 जुलाई 2016 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर दोस्तों 2014 कहीं पर ऑप्शन में दिखता है तो आप उसको 2014 ही करेंगे, क्योंकि जून 2014 से नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। इसके लिए आप चाहें तो कहीं भी आप देखिए, चाहे विकिपीडिया में देखिए, चाहे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए, तो वहां पर भी जून 2014 ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जून 2014 ही होना चाहिए। 7 जुलाई 2016 को हो सकता है कि इन्होंने उत्तराखंड से स्टार्ट किया था 231 परियोजनाओं को, तो शायद वहां पर ये फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन ये घुमा था, तो शायद तब इसमें थोड़ा संदेह, हम कह सकते हैं कि थोड़ा भेद आया है। लेकिन फिर भी इतना मैं श्योर हूं कि ये 2016 और 2014 एक साथ नहीं आएगा, इतना मैं श्योर हूं। ठीक, तो अगर 2016 आएगा तो आप पता है कि 2016 में टिक कर लेंगे, 2014 आएगा तो 2014 में टिक कर लेंगे, लेकिन दोनों साथ नहीं आएंगे, इतना मैं श्योर हूं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला मास गार्डन किस शहर में बनाया गया है। ठीक, तो दोस्तों नैनीताल के खुरपाताल में, आप इसको ध्यान में रखेंगे, खुरपाताल नैनीताल के अंतर्गत आता है। 21 नवंबर, ठीक है ना, 21 नवंबर को 10 हेक्टेयर के क्षेत्र में मॉस गार्डन बनाया गया। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका जो उद्घाटन है दोस्तों, वाटरमैन ऑफ इंडिया, आप जानते होंगे, काफी मशहूर ये जल संरक्षण कार्यकर्ता हैं, राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इसका उद्घाटन इन्होंने किया था। तो नैनीताल के खुरपाताल में दोस्तों
मास गार्डन जो पहला जो मास गार्डन है वो स्थापित किया गया है नैनीताल में। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा अंदर तक जाएंगे तो एक लिंगाधार करके जगह है वहाँ, ठीक है ना। कई जगह पे दोस्तों इसमें सरिया ताल भी दिया गया है, तो सरिया ताल ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है दोस्तों, खुरपा ताल है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो जल संरक्षण कार्यकर्ता हैं राजेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक, तो 10 हेक्टेयर का इसका क्षेत्रफल है, 10 हेक्टेयर के एरिया में मास गार्डन बनाया गया। मास की बात करें तो दोस्तों ये काई होती है, ठीक है ना, जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई जाती है, तो इसका औषधि में ज्यादातर उपयोग किया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो मॉस गार्डन है वो कहाँ बना है दोस्तों, नैनीताल में। तो नैनीताल आप जिला याद रखें, नैनीताल जिले के अंतर्गत आपका खुरपाताल, खुरपाताल में ज्यादा अगर अंदर ही घुस जाना है तो लिंगाधार करके एक जगह है, वहां पर ये खोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत कहां से की गई है। ठीक, ये भी काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका अगर राइट आंसर की हम बात करें तो दोस्तों वो है देहरादून। ठीक, आप ध्यान रखेंगे देहरादून में आपका जो डोई वाला क्षेत्र है, ठीक है, डोई वाला क्षेत्र है, उसके अंतर्गत एक आता है दोस्तों माजरी ग्रांट। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, माजरी ग्रांट गांव है, यहां से दोस्तों ये स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में माजरी ग्रांट गांव से स्टार्ट की गई है 21 अक्टूबर 2020। इसको भी आप ध्यान में रखें, जो डेट है 21 अक्टूबर 2020 से दोस्तों ये स्टार्ट की गई है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली किसके संग, नाबार्ड जो देश का सबसे बड़ा कृषि बैंक है, इसके संग साझेदारी में दोस्तों ये इस योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों नाबार्ड की, तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों इस समय पे, जीआर चिंटला। ठीक, तो जीआर चिंटला इसके अभी अध्यक्ष हैं। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो किसान की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने का प्रयास किया है, ताकि उनकी आय को दोगुना किया जा सके, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो ब्याज मुक्त ऋण की सीमा है वो 2 लाख से बढ़ाकर वो 3 लाख कर दी है। पहले 2 लाख दिया जाता था ब्याज, जिसमें आपका कोई ऋण नहीं लगता था, अब 3 लाख रुपए तक का ब्याज है, उसमें कोई ऋण नहीं लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन्होंने मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये कई सारे इसमें पॉइंट है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना ये कहां से स्टार्ट हुई दोस्तों, डोईवाला क्षेत्र में, देहरादून से, माजरी ग्रांट गांव से। ठीक, 21 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुई है, नाबार्ड के संग साझेदारी में स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। और किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, उनकी आय को दुगना करने के उद्देश्य से स्टार्ट की गई है, ठीक है। इसमें मशीनों का और वैज्ञानिक खेती पर, मशीनों के प्रयोग का और वैज्ञानिक खेती के पर जोर दिया गया है। ये कई सारे पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक, इसके बाद अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो देहरादून में दोस्तों, अगर हम आईएमए की बात करें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें दोस्तों, तो इसका औपचारिक उद्घाटन की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों वो हुआ था 10 दिसंबर 1932 से, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अनौपचारिक रूप से भी बात करें तो 1 अक्टूबर 1932 को जब 40 जेंटलमैन कैडेट्स थे, उनकी प्रविष्टि के संग जो अकादमी है इसने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1 अक्टूबर 1932 को 40 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इसमें एक तरह से एनरोलमेंट कर लिया था, तो उससे अकेडमी ने स्टार्ट कर दिया था काम करना। लेकिन अगर हम औपचारिक रूप से इसके उद्घाटन की बात करेंगे तो दोस्तों तो वो आएगा 10 दिसंबर 1932 से, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। और इसके अलावा देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किया क्योंकि अभी इसके नए लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, LT जनरल, ल्यूटेनेंट जनरल इनको बोलते हैं। तो इसमें है हरिंदर सिंह, इनका आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये आ सकता है हरिंदर सिंह, ठीक। ये 50वें हैं, 50वें LT जनरल हैं, ठीक। और 13 नवंबर 2020 से बने, ठीक। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से भी बन सकता है, और आप इसकी ये भी हो सकता है कि भाई कब स्थापित किया गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और लेफ्टिनेंट जनरल क्या कहते हैं, हरिंदर सिंह, इनका नाम भी आ सकता है, कौन से नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं, 13 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुआ, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ओके। इसके बाद आता है, किस प्रदेश ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का फैसला किया है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कौन होगा? ऑब्वियसली उत्तराखंड होगा, क्योंकि हम उत्तराखंड जीके ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो किस राज्य ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का फैसला किया दोस्तों? उत्तराखंड ने, क्योंकि उत्तराखंड की जो भाई द्वितीय राजभाषा वो तो संस्कृत है, ठीक है ना। तो भाई बोलचाल की भाषा में संस्कृत के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड राज्य ने राज्य भर में इस योजना को शुरुआत करने का फैसला किया, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो वैसे तो देखा जाए तो भाई जो जितने भी 13 के 13 जिले हैं उनसे योजना स्टार्ट होगी या हो गई, तो लेकिन स्टार्टिंग इसकी की गई दोस्तों चमोली जिले के, एक तो किमोथा गांव है, ठीक है ना, और बागेश्वर जिले के भंटोला से, ठीक है ना। तो दो चीजें, चमोली के किमोथा और बागेश्वर का भंटोला, या भंतोला भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, भंतोला। तो चमोली और बागेश्वर के हम कह सकते हैं इन चमोली के किमोथा और बागेश्वर के भंतोला गांव से दोस्तों यह स्कीम स्टार्ट की गई है 9 सितंबर 2020 से। ठीक हो गया, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, 9 सितंबर 2020 से, ठीक है ना। तो और इसके अलावा एक और चीज है, जब इनकी बैठक हुई तो दोस्तों इसमें संस्कृत एकेडमी का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड रख दिया गया है, ठीक है ना। क्या नाम रखा गया दोस्तों? उत्तरांचल, जो संस्कृत एकेडमी है ना उसका नाम रख दिया उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार, ये इसका दोस्तों नाम रखा गया है। तो ये चीजें हुई है, ठीक। मतलब इस परियोजना को देखिए दोस्तों, इस योजना को लागू करने का कारण ये है कि जो गांव जो के लोग हैं वो आपस में क्या करें, संस्कृत में बात करें। तो संस्कृत को बढ़ावा देना है, सिंपल है कि भाई संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, बहुत सिंपल सा है, ठीक। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन, वैष्णवी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? दोस्तों उत्तराखंड में वैष्णवी सुरक्षा योजना दोस्तों 2019 से प्रारंभ की गई है दोस्तों। वैष्णवी सुरक्षा योजना का सीधा संबंध है दोस्तों लिंगानुपात को बढ़ाने से, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है ये दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आती है, यानी उसकी एक सब स्कीम आप इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अब वैष्णवी सुरक्षा योजना क्या है दोस्तों? जैसे ही इसमें होता क्या है कि जैसे किसी के घर में अगर बेटी अगर पैदा होती है तो उनके माँ बाप को उसके संग एक सेल्फी लेके एक नंबर दिया जाता है, उस पर भेजनी होती है, ठीक है ना। तो उस सेल्फी में होता क्या है कि उसके 24 घंटे के अंतर्गत जो कोई भी आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या कोई एएनएम है आपके पास एक वैष्णवी किट लेकर पहुंच जाएगी। और उस वैष्णवी किट में क्या होता है कि जो कुछ कपड़े होते हैं और जितनी भी उपयोगी वस्तुएं होती हैं वो उसके अंतर्गत होती हैं, ठीक है ना। तो बच्ची के लिए, जो नवजात बच्ची जो पैदा हुई है उसके लिए वो किट दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वैष्णवी किट, ठीक। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जनरली जैसे जो अभी आपके पास जो कर्मचारी आए हैं वो भी आपके संग सेल्फी खींच के भेजते हैं। फिर इसको में प्रधानमंत्री हैं या जो आपका महिला बाल विकास विभाग के जो मंत्री हैं, महिला सशक्तिकरण मंत्री जैसे अभी रेखा आर्या, तो ये लोग क्या करते हैं, अभी तो खैर फिलहाल तो कैबिनेट में चेंज हो रहा है, जो भी होगा फिलहाल तो देखा जाएगा, ठीक। मतलब ये हो भी चुका होगा, मेरे को अभी पता नहीं कि इसमें क्या चल रहा है, ठीक। लेकिन फिलहाल ये है कि जो भी आपके जो विभाग के मंत्री हैं वो आपको इसमें बधाई संदेश भी भेजते हैं, ठीक। और इसके अलावा इसमें दोस्तों इसमें एक वैष्णव कार्ड भी बनाया जाता है, एक वैष्णव कार्ड की सुविधा भी दी जाती है और माँ बाप जो हैं उनका भी इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो वैष्णवी सुरक्षा योजना दोस्तों कब से स्टार्ट हुई है? 2019 से। तो जैसे ही मतलब इसमें माँ बाप के घर में अगर कोई लड़की होगी तो आपको एक क्या करनी पड़ेगी, अपने पूरे परिवार के संग, बच्चे के संग एक सेल्फी खींच के भेजनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, 24 घंटे के अंतर्गत एक एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके स्थल में पहुंच जाएंगे वैष्णवी किट लेकर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है वैष्णवी सुरक्षा योजना। ओके, नेक्स्ट, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स कहाँ बनाया जाएगा? उत्तराखंड में ही बनाया जाएगा, क्योंकि हम उत्तराखंड के ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अब मैं इसमें बताता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में, ठीक है ना, उत्तरकाशी में भैरव घाटी एक जगह है, ठीक है ना, भैरव घाटी एक जगह है, ठीक है ना। भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पे, ठीक। अब आप इसको ध्यान में रखेंगे, उत्तराखंड में उत्तरकाशी के भैरव घाटी के लंका नामक स्थान पे दोस्तों यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है 1 अगस्त 2020, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पहला देश का अगर कोई चीज पहली है तो उसके आने की सबसे ज्यादा संभावना है। 1 अगस्त 2020 से स्थापित हुआ है। इसकी रूपरेखा दोस्तों नीदरलैंड पर आधारित है, ठीक है ना। यानी कि
हम कह सकते हैं कि नीदरलैंड की तर्ज पे ये दोस्तों बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड में हिम तेंदुए की तो 86 है, ठीक है ना, और इसका जो आउटलेट है यानी इसका बजट है वो 5.3 करोड़ रुपीज है। तो कितनी सारी चीजें हमने देख ली। देखिए दोस्तों, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा, वो है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी के भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पे 1 अगस्त 2020 से, ठीक है ना। और इसके अलावा जो इसकी रूपरेखा है वो नीदरलैंड के आधार पर है। हिम तेंदुए 86 हैं और बजट है 5.3 करोड़। तो काफी सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, ठीक। इसके बाद कहां पर स्थित लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया गया। देखिए दोस्तों, 12 जुलाई 2019 को 12 जुलाई 2019 को जो लक्ष्मण झूला है वो बंद कर दिया गया था दोस्तों। लक्ष्मण झूला आप जानते हैं दोस्तों कहाँ पर है, ये जो आपका ऋषिकेश में, ठीक है ना, यानी अभी जो तपोवन है, तपोवन में ऋषिकेश में ये स्थित है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें 12 जुलाई 2019 को यह दोस्तों बंद कर दिया था, गंगा नदी पर है, ये 1923 से ये स्थापित था, ठीक है ना। 1923 से दोस्तों ये स्थापित है लक्ष्मण झूला, ठीक है ना। और पौड़ी के जोंक जिले पे, यानी हम कह सकते हैं कि जो ये लक्ष्मण झूला है दोस्तों टिहरी के तपोवन और पौड़ी के जोंक जिला इसको जोड़ता था, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है टिहरी और पौड़ी को जोड़ता है, ठीक। अब ये क्योंकि ऐसा है कि अभी ये बिल्कुल झूला काफ़ी पुराना हो चुका है, तो क्योंकि ये झूला इतना पुराना हो चुका है तो ये अब इतने भारी वाहनों का भार ये सही नहीं सकता, तो इसलिए इस लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, तो कहां पर स्थित लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया गया है दोस्तों, ऋषिकेश में, ठीक है ना। यानी तपोवन में स्थापित जो आपका ऋषिकेश है, ऋषिकेश वैसे तपोवन तो आपका टिहरी गढ़वाल की रेंज और ऋषिकेश में आता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो जो लक्ष्मण झूला है दोस्तों कब हुआ था आपका, वैसे देखा जाए तो 1924 में ये आपका बर्बाद हो गया था, मतलब खराब हो गया था। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश PWD है उसने इसको 1927 से बनाना स्टार्ट किया, 1930 में बन के तैयार हो गया था, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो लक्ष्मण झूला है वो आपका उसको कब बंद किया गया है उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप एग्जाम की दृष्टि से। 12 जुलाई 2019 को दोस्तों ये बंद कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक। इसके बाद अगला, उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर खोला गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तराखंड के प्रथम हाथी अस्पताल की दोस्तों, तो यह चीला रेंज हरिद्वार में खोला गया है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। फरा ब्लॉक है एक, चुरमुरा गांव, चुरमुरा गांव फरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो चीला रेंज हरिद्वार में दोस्तों यह खोला, सॉरी ये मैं इसको थोड़ा सा मैं गलत बोल गया दोस्तों। उत्तराखंड का मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, उत्तराखंड का जो पहला हाथी अस्पताल है दोस्तों वह चीला रेंज हरिद्वार में खोला गया, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैं दो क्वेश्चन में मिक्स कर गया दोस्तों। उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल देखिए दोस्तों हरिद्वार में चीला रेंज में खोला गया है, जबकि जो फरा ब्लॉक चुरमुरा गांव है दोस्तों उसमें देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया, देश का पहला हाथी अस्पताल, ठीक है ना। देश का पहला हाथी अस्पताल दोस्तों वो कहाँ खोला गया है, फरा ब्लॉक के चुरमुरा गांव में, जो कि मथुरा में स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ स्थित है, मथुरा में। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक। आप यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई। उत्तराखंड का दोस्तों पहला हाथी अस्पताल है दोस्तों वो कहाँ पर खोला गया है, वो खोला गया है चीला रेंज हरिद्वार में, ठीक है ना। और जो मथुरा है उसमें देश का पहला हाथी अस्पताल दोस्तों खोला गया था फरा ब्लॉक के चुरमुरा गांव में, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। चुरमुरा गांव में खोला गया है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक। इसके बाद अगला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान के लिए आचार्य बालकृष्ण को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सम्मानित किया है। देखिए दोस्तों योग एवं आयुर्वेद के में नवीन अनुसंधान के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दोस्तों UN की संस्था होती है एक दोस्तों, UNSDG, ठीक है ना। UNSDG ना, इसको बोलते हैं हम दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। तो इस संस्था ने दोस्तों विश्व के 10 प्रभावशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया है, जिसमें आपके आचार्य बालकृष्ण भी शामिल है, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं ये पहले भारतीय हैं जिनको ये सम्मान मिला है, ठीक। तो 26 मई 2019 को 26 मई 2019 को दोस्तों इनको यह अवार्ड मिला गया, ठीक है ना।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए आचार्य बालकृष्ण को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सम्मानित किया दोस्तों? किसने किया? यूएनएसडीजी ने, ठीक है ना। तो यूएन की यानी यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूएनएसडीजी, ठीक है ना। और इनको दोस्तों ये अवार्ड दिया गया जेनेवा में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि इनको दोस्तों यह अवार्ड जेनेवा में दिया गया। और इनको ये जो अवार्ड दिया दोस्तों, ये दिया था दोस्तों एक केन्या के राष्ट्रपति हैं। केन्या के जो राष्ट्रपति हैं वो है उहुरु केन्यात्ता, ठीक है ना, उहुरु केन्यात्ता। इन्होंने इसको अवार्ड दिया है। तो किसको मिला दोस्तों? आचार्य बालकृष्ण को। आप इसको ध्यान में रखेंगे, यूएनएसडीजी द्वारा दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। तो एक तरीका क्या है दोस्तों? हेल्थ केयर अवार्ड है, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो केन्या के उहुरु केन्यात्ता ने इनको यह अवार्ड दिया है विश्व के 10 प्रभावशाली व्यक्तियों में, ठीक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वैसे देखा जाए तो काफ़ी गर्व की बात भी है। और विश्व में अभी तक ये भला किसी भी भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये क्योंकि उत्तराखंड में है तो आप डेफिनेटली इनके आने के चांसेस बहुत रहेंगे, ठीक। इसके बाद अगला आता है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में 4 धाम को जोड़ने वाली केंद्र सरकार के किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? थोड़ा सा ये दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन है, मैं इसको सही कर लेता हूं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, ठीक है ना। जो 4 धाम योजना है ना, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट बोला जाता है दोस्तों। जो 16 अगस्त 2019 में ये 4 पवित्र धार्मिक शहरों को हर मौसम में जोड़ने वाली एक परियोजना है। इसको ये दोस्तों कितनी है? 900 किलोमीटर लंबी है, ठीक। तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों? जो 16 अगस्त 2019 है, 16 अगस्त 2019 है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको योजना को मंजूरी दे दी थी। इसमें एनजीटी ने एक्चुअली एक तरीके से आपत्ति लगाई थी, ठीक है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसने क्या कहते हैं, इसमें आपत्ति लगा दी थी दोस्तों ना। तो इनकी आपत्ति क्या थी? क्योंकि इस परियोजना को बनाए जाने में काफ़ी सारे पेड़ों का कटाव किया गया है, तो इसलिए एनजीटी ने इसमें आपत्ति लगाई थी, ठीक है ना। वैसे अभी भी इसकी हेयरिंग चल रही है। अभी हाल में मैं पढ़ रहा था कि 2021 में भी अभी इसकी सुप्रीम कोर्ट में कुछ हेयरिंग चली है। अब उसमें क्या हुआ है ये हमें नहीं पता है, लेकिन फिलहाल जो इसको बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को हम कह सकते हैं कि मंजूरी दी थी दोस्तों 16 अगस्त 2019 को। और इसको बोला जाता है ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है, योजना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड में पहले डिजिटल रेडियो ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है दोस्तों आरजे काव्य, काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। इन्होंने इस ऐप बेस्ड डिजिटल रेडियो स्टेशन को स्थापित किया है दोस्तों, ठीक है ना। जो आरजे काव्य हैं दोस्तों, इनका नाम है कविंद्र सिंह मेहता, ठीक। काफ़ी फेमस आरजे हैं, 12 साल का इनको अनुभव है। तो देहरादून के बल्लूपुर चौक में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है फरवरी 2021 में, ठीक है ना। तो इसका नाम है ओहो रेडियो ऐप, ठीक है ना। ओहो रेडियो ऐप उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है दोस्तों। तो उत्तराखंड की पहली डिजिटल रेडियो ऐप है, ठीक, जिसको कि देहरादून के बल्लूपुर चौक में इसका कार्यालय है। तो वहाँ पर इसको स्थापित किया गया फरवरी 2021 में, और आरजे काव्या के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। कविंद्र सिंह मेहता इनका नाम है, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की, तो देखिए दोस्तों ये एक्चुअली तो दोस्तों 2006 में स्थापित हुई, ठीक है ना। 2006 में ये कंपनी स्थापित की गई। और वैसे देखा जाए तो अगर हम बात करें जून 1995 से दोस्तों एक तरीके से अनौपचारिक तौर से यह कंपनी ने काम करना अपना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। उस समय पे 1995 से 1998 तक ये दोस्तों मुफ्त में दवाइयाँ देते थे, ठीक है ना, कूट के दवाइयाँ देते थे, क्योंकि ये बाबा रामदेव क्या करना चाहते थे, आयुर्वेद को प्रोत्साहित करना चाहते थे। तो बाबा रामदेव और बालकृष्ण थे इसमें। अभी भी जो इसके मालिक हैं दोस्तों कौन है? बालकृष्ण है, ठीक है ना, अभी जिनकी बात करी थी हमने, ठीक। तो जो बालकृष्ण है वो क्या करते थे, आचार्य बालकृष्ण, जिनको अभी क्या कहते हैं अवार्ड मिला था यूएनएसडीजी द्वारा, ठीक।
ठीक, उनकी बात चल रही है। ठीक, तो ये लोग क्या करते थे दोस्तों, उस समय पे 1995 से लेके 1998 तक ये क्या करते थे, इनको हम कह सकते हैं फ्री में दवाइयों का वितरण कर रहे थे ताकि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है ना। तो अभी भी देखा जाए तो अभी पतंजलि कंपनी के जो मालिक हैं वो आचार्य बालकृष्णन ही है। ठीक है ना, 99.9% का इनका शेयर है उसमें। ठीक, तो ये है कहाँ पर दोस्तों, ये पतंजलि आयुर्वेद, ये आपका हरिद्वार में, हरिद्वार रुड़की हाईवे के बीच में है ये। ठीक, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 5 जून 1995 में। ठीक है ना। और वैसे अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल कितना है, 2006। ठीक, कंपनी अधिनियम में जब ये पंजीकृत हुई तो 2006 में हुई। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अब एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, उत्तराखंड में पहला हीलिंग सेंटर किस जनपद में बनाया गया। देखिए दोस्तों, तनाव से मुक्ति के लिए रानीखेत में एफआईआर की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में दोस्तों पहला हीलिंग सेंटर बनाया गया है। दोस्तों रानीखेत किसके अंतर्गत आता है, अल्मोड़ा में। ठीक है ना। तो भाई जो रानीखेत है वहां पर तनाव से, अगर आपको तनाव से मुक्ति चाहिए, ठीक है ना, अगर आप टेंशन में हैं तो उसके लिए, या हीलिंग, तभी तो कहते हैं ना हीलिंग सेंटर है। ठीक है ना, वहां पर आपको क्या है, किसी भी तरह के तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो जो एफआईआर है और सॉरी एफआईआर नहीं, एफआरआई, सॉरी मैं एफआईआर बोल रहा हूँ गलत, मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, एफआरआई द्वारा इसको कलिका रिसर्च सेंटर है दोस्तों, कहाँ पड़ता है, रानीखेत में पड़ता है, उसके पीछे जंगल में बनाया गया है 13 एकड़ की जमीन पर। ठीक है ना। ठीक, ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और कब बनाया गया है इसको भी ध्यान में रख लेते हैं, 7 मार्च 2021, 7 मार्च 2021। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। तो 7 मार्च 2021 को 13 एकड़ की ज़मीन में रानीखेत में कालिका रिसर्च सेंटर में इसको जंगल में बनाया गया है एफआरआई की तरफ से। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे रानीखेत। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जो जापान है, जापान को हीलिंग सेंटर का जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हीलिंग सेंटर, इस तरह के सेंटर दोस्तों जापान में बने थे 1982 में। ठीक है ना। तो इसको हम हीलिंग सेंटर को हम एक तरीके से वन उपचार केंद्र भी कह सकते हैं। तो पहला हीलिंग सेंटर यानी वन उपचार केंद्र दोस्तों पूरे उत्तराखंड का नहीं, पूरे देश का भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देश का कहाँ पर बना है दोस्तों, रानीखेत में। आप इसको ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन अभी हाल का ही क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मिताली राज, जो कि 38 वर्षीय भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ठीक, इन्होंने 311 वनडे खेले हैं, तो इन्होंने 10,000 रन पूरे कर दिए हैं। ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज इनकी चल रही है वो लखनऊ में इन्होंने अभी 10,000 रन पूरे किए हैं। ठीक है ना। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में चल रही थी इनकी वनडे सीरीज, तो वहाँ पर इन्होंने 311 वनडे खेले हैं और इन्होंने अपने 10,000 रन पूरे कर लिए। ठीक है ना। अगर हम बात करें पहली 10,000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर, तो वो दोस्तों इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, मिताली राज नहीं आ जाएगा तो भाई पूछ लेंगे कि पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए, तो चार्लोट एडवर्ड्स ने, इन्होंने 10,000 रन दोस्तों पहले पूरे किए थे। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में साइंस सिटी कहाँ बनाई जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों देहरादून में, झांझरा में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइंस सिटी, उत्तराखंड की पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी। इसकी लागत रहेगी दोस्तों 173 करोड़ की। ठीक है ना। तो दोस्तों 4 साल में बनकर तैयार होगी। इसमें केंद्र सरकार 88 करोड़ रुपए देगी, जबकि राज्य सरकार 85 करोड़ रुपए देगी। ठीक है ना, अराउंड इतना, 88 करोड़ केंद्र सरकार, 85% राज्य सरकार। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो 10 मार्च 2019 को इसका शिलान्यास हुआ था, और अभी जो हम बात कर रहे हैं 5 फरवरी 2021, तो 5 फरवरी 2021 को इसके MOU पे हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि आपका, जो हम कह सकते हैं
जो आपका समझौता ज्ञापन होता है, समझौता ज्ञापन को क्या बोलते हैं दोस्तों, MOU। तो मतलब केंद्र और राज्य सरकार में एक समझौता हुआ है कि इसको बनाने के लिए 173 करोड़ रुपए की लागत लगी और 4 साल में दोस्तों बन के तैयार होगा। तो 5 फरवरी 2021, ठीक है ना। शिलान्यास कब हुआ, 10 मार्च 2019 से, ठीक है ना, लेकिन 5 फरवरी 2021, तो 4 साल इसको लगेंगे। और अगर बात करें दोस्तों पहली साइंस सिटी की, तो वो दोस्तों कहाँ बनाई गई थी, कोलकाता में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, पहली साइंस सिटी कहाँ पर बनी है, कोलकाता में। और उत्तराखंड में जो बनी है ये दोस्तों कौन सी है, 5वें नंबर की साइंस सिटी है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखें। ठीक, अब अगला, ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, राज्य में हाल ही में किस स्थान में 5 मुहाने वाली सुरंग मिली है, यानी कि जिसके 5 डोर हैं या 5 आपके मुहाने हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों मिली है लखनपुर क्षेत्र में, ठीक है ना। लखनपुर क्षेत्र जो आपका है चौखुटिया अल्मोड़ा में पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों 5 मुहाने वाली सुरंग मिली है दोस्तों। कत्यूरी राजाओं की राजधानी मानी जाती है लखनपुर क्षेत्र, तो वहाँ पर ये आपका ये मिली है 5 मुहाने वाली सुरंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में आने की इसकी सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना रहेगी। अभी दोस्तों हाल में ही चमोली में ग्लेशियर टूटने पर ऋषि गंगा में बाढ़ कब आई, तो दोस्तों ये कब आई थी, 7 फरवरी 2021 को, ठीक है ना। तो दोस्तों जो रैनी गांव है वहाँ पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो आपका जो रैनी गांव है वहीं पर आपका जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो रैनी गांव है वो आपका क्या है, ऋषि गंगा और धौली गंगा के संगम पे स्थित है, ठीक है ना। तो जो प्रोजेक्ट है आपका क्या हुआ था, 13 मेगावाट का, 13 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक, तो 13 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो हुआ क्या था कि दोस्तों चमोली में ग्लेशियर टूट गया था, उसके बाद क्या हुई थी, ऋषि गंगा में बाढ़ आ गई थी। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान में रखने हैं इसको, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए रैनी गांव से एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला का संबंध है, आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे कि वो कौन है। ठीक, इसके अलावा अब इसके बाद अगला देखिए, ये भी फिर इसी से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस ग्लेशियर को सर्प ग्लेशियर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अभी जो हमने बात करी जिस ग्लेशियर के टूटने की वजह से दोस्तों बाढ़ आई थी, वो दोस्तों सर्प ग्लेशियर ही है, उसको हम हैंगिंग ग्लेशियर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जो जल प्रलय का जो कारण था वो दोस्तों एक रौंदी पर्वत है, ठीक है ना, एक रौंदी पर्वत है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, रौंदी पर्वत है, इस पर आपका एक हैंगिंग ग्लेशियर है, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि जो ऋषि गंगा नदी है उसमें बाईं छोर से होता क्या है कि जो आपका रौंदी गधेरा मिलता है, ठीक, जो ऋषि गंगा आती है ना, तो ऋषि गंगा में दोस्तों बाईं छोर से एक आपका क्या आता है, रौंदी गधेरा, ठीक ठीक, जो कि आपका किससे निकलता है, रौंदी पर्वत से मिलता है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जो रौंदी ग्लेशियर है इसी से दोस्तों ये रौंदी गधेरा निकल के इसमें मिलता है। ठीक, तो हुआ क्या कि इस पर्वत पे तकरीबन 5600 मीटर की ऊंचाई पर एक आपका एक हैंगिंग ग्लेशियर है, ठीक है ना, हैंगिंग ग्लेशियर है। यहाँ पर एक आपका ग्लेशियर है, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए ये आपकी नदी आ रही है, इसमें बाएं से आपका क्या मिल रहा है, रौंदी गधेरा मिल रहा है। ठीक, तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर एक आपका क्या है, रौंदी पर्वत है। ठीक ठीक, रौंदी पर्वत में आपका क्या है, रौंदी ग्लेशियर है। ठीक, अब इससे क्या होता है, ये रौंदी गधेरा आता है निकल के। ठीक, अब यहाँ पर एक आपका क्या था दोस्तों, एक हम कह सकते हैं एक लंबा सा हैंगिंग ग्लेशियर था, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्प ग्लेशियर। ठीक, तो अब ये अराउंड 82 से 85 डिग्री का कोण लेके नीचे की तरफ को दोस्तों ऐसे लटका हुआ था। ठीक, तो हुआ क्या कि जब 6 फरवरी की रात को ये थोड़ा सा जो हैंगिंग ग्लेशियर है दोस्तों, थोड़ा सा चट्टान इसकी नीचे को खिसक गई, ठीक है ना, जिससे कि क्या हुआ कि जो ग्लेशियर का अधिकतम हिस्सा नीचे आ गिरा। ठीक, तो हुआ क्या कि जब ये ग्लेशियर नीचे को गिरा तो यहाँ से आपकी भारी मात्रा में जो रौंदी गधेरा है, इससे भारी मात्रा में मलबा लेकर ये ग्लेशियर कहाँ को, ये मतलब अपने संग क्या ले गया, मलबा ले गया और बोल्डर ले गया बड़े बड़े, ठीक है ना। तो एक 11 किलोमीटर दूर हम कह सकते हैं कि भाई 3800 मीटर की हाइट से ऋषि गंगा नदी पे जा गिरा। यहाँ पर ऋषि गंगा नदी पे दोस्तों ये जा गिरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई देखो, एक बर्फ और हम कह सकते हैं बर्फ और मलबा जाम होने से यहाँ पर एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये कृत्रिम झील जब बनी तो इसमें क्या हुआ, प्रेशर पड़ा और प्रेशर के कारण झील क्या हो गई, टूट गई। ठीक, तो ये इसका क्या है, साइंटिफिक इफेक्ट है
जो कि बताया गया है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो आपका जो सर्प ग्लेशियर है वो हैंगिंग ग्लेशियर है। इसी के कारण दोस्तों, इसी ग्लेशियर के टूटने के कारण दोस्तों ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी। कब आई थी दोस्तों? 7 फरवरी 2021 को। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में तोता घाटी कहाँ पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो तोता घाटी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल में देखिए दोस्तों स्थित है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर दोस्तों ये तोता घाटी स्थित है। ठीक है ना। 90 साल पहले दोस्तों प्रताप नगर के एक निवासी थे, और या फिर हम उसको ठेकेदार भी बोल सकते हैं, तोता सिंह रांगड़, उनका नाम था तोता सिंह रांगड़। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि जो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जो मजबूत चट्टानें थी उनको काटकर यहाँ पर एक सड़क तैयार की थी। ठीक है ना। तो उस समय के जो तत्कालीन राजा थे टिहरी रियासत के नरेंद्र शाह, इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए इनके काम से, ठेकेदार थे क्योंकि ये, तो इनके काम से काफ़ी ये इम्प्रेस हुए और इन्होंने इस घाटी का नाम क्या रख दिया दोस्तों? तोता घाटी। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो तोता घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों टिहरी गढ़वाल में। इसका अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि दोस्तों अभी इसी जगह से, क्योंकि इतनी खतरनाक ये आपकी घाटी और यहाँ पर चट्टानें इतनी खतरनाक है, जो ऑल वेदर रोड परियोजना बन रही है, तो वहाँ पर दोस्तों मशीनों की एक तरीके से परीक्षा हो रही है इन चट्टानों को काट के रोड बनाने में। ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पर ये नाम अभी उछल कर आया है तोता घाटी वाला। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद इंटरनेशनल योग महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। देखिए दोस्तों इसका आयोजन किया गया था ऋषिकेश में। ठीक, जो आपका मुनि की रेती है गंगा तट पर, गंगा रिजॉर्ट में 7 दिन तक चला है। देखिए दोस्तों मुनि की रेती आप जानते हैं, मुनि की रेती कहाँ पर है दोस्तों? ऋषिकेश में। तो वहाँ पर गंगा तट पे गंगा रिजॉर्ट है, तो वहाँ पर 1 से लेके 7 मार्च तक दोस्तों ये चला, 7 दिन तक चला। इसमें देश विदेश से प्रख्यात आपके जो योग शिक्षक प्रशिक्षक हैं वो लोग आए थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये महोत्सव है, इंटरनेशनल योगा महोत्सव 2021, 1 से लेके 7 मार्च तक चला है। और कहाँ हुआ है दोस्तों? ऋषिकेश के मुनि की रेती में, गंगा तट पर जो गंगा रिजॉर्ट है वहाँ पर हुआ। ठीक, इसके बाद अगला देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के कृषि उत्पादों को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको नाम दिया गया दोस्तों 3K। 3K का मतलब है कृषि किसान कल्याण। तो कृषि एवं किसान कल्याण के नाम से दोस्तों हमारी प्रदेश सरकार इनको ऑर्गेनिक रिटेल आउटलेट के माध्यम से पहचान दिलाएगी। ठीक है ना। तो इस आउटलेट के जरिए जितने भी बिकने वाले पदार्थ हैं उनको हम क्या क्या नाम देंगे दोस्तों? कृषि एवं किसान कल्याण। ठीक है ना। तो इस आउटलेट के जरिए दोस्तों क्या होगा कि जो पूरे देश है उसमें उत्तराखंड के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उत्तराखंड के कृषि उत्पादों को दोस्तों क्या नाम दिया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण। ये ध्यान में रखेंगे। 3K, तो 3K कभी ऐसा आ सकता है कि दोस्तों 3K से क्या संबंध है, कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे पसंदीदा पर्यटक पार्कों में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सा स्थान मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पसंदीदा 25 नेशनल पार्क में से दोस्तों कॉर्बेट को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है ना। विश्व में जितने भी 25 नेशनल पार्क है, जो बेस्ट 25 नेशनल पार्क लिए गए थे, तो उसमें दोस्तों दूसरा स्थान इसको मिला है। पहला स्थान मिला है तंजानिया का एक नेशनल पार्क है उसको मिला है। ठीक है ना। तंजानिया में जो नेशनल पार्क है वहाँ उसको पहला स्थान मिला है, लेकिन जो कॉर्बेट है उसको देखिए दोस्तों दूसरा स्थान मिला है। ठीक है ना। तो एक इसमें ट्रैवलर साइट है जिसका नाम है ट्रिप एडवाइजर। ट्रिप एडवाइजर, ठीक है ना। ट्रिप एडवाइजर है, इसने क्या किया था? ऑनलाइन सर्वे किया था और अपने ग्राहकों से अनुभव लिए, तो उसके आधार पे दोस्तों इन्होंने लिस्ट जारी की जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क को दूसरा स्थान मिला। इसके अलावा देश का एक और पार्क है जिसका नाम है बांधवगढ़। बांधवगढ़ दोस्तों कहाँ पर है? MP मध्य प्रदेश में, इसको 13वां स्थान मिला है। ठीक, तो ये बात चलिए दोस्तों विश्व के। ठीक, तो विश्व के 25 जो सबसे बढ़िया पसंदीदा पार्क हैं दोस्तों उसमें तंजानिया नंबर 1 है, इसके बाद कॉर्बेट है, और एक हमारे देश का एक और पार्क है मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ पार्क। ठीक, तो उसको 13वां स्थान मिला। ठीक, अब बात करें दोस्तों कॉर्बेट पार्क की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। भारत का पहला पार्क था, जबकि दुनिया का एक तीसरा पार्क था। ठीक है ना। इसके अंतर्गत कौन सी नदी बहती है दोस्तों?
रामगंगा नदी इस पार्क के अंदर बहती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, सोना नदी, ठीक है ना, मंडल है, कोह नदी है, ठीक है ना, और एक पालिन भी है। तो ये सारी नदी हैं। और जो रामगंगा दोस्तों कहाँ से आती है, दूधातोली से आती है, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है, नैनीताल और पौड़ी में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। नैनीताल और पौड़ी में अवस्थित है, पूरा फैला हुआ है, ठीक है ना। और जो अगर हम बात करें तो इसका जो गेट है वो कहाँ पर है दोस्तों, ढिकाले में, रामनगर में, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो दोस्तों उसका एरिया कितना है, 520.8 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 520 से 521 के बीच में, तो 520.8 के अलावा, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए और भी इंपॉर्टेंट फिगर है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पर अभी 250 बाघ हैं और 1224 इसमें हाथी हैं। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1973 में इसमें क्या हुआ था दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो कितनी सारे फैक्ट्स आपने अभी यहाँ पर जान लिए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दूसरा आपका विश्व का सबसे पसंदीदा पार्क है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो कि छूट गए थे, हम कह सकते हैं छूट क्या गए थे दोस्तों, ये पिछली वीडियो में इनको हम करेक्ट नहीं कर पाए थे और काफ़ी इनमें विवाद उठे। तो कोई बात नहीं, इन विवादों को हमने सुलझाने का प्रयास किया है, क्योंकि दोस्तों मेरा हमेशा से मोटिव यही रहा है कि मैं आपको हमेशा से ऑथेंटिक मैटर प्रोवाइड करूं। दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा मेरी वजह से कोई क्वेश्चन गलत कराए। देखिए दोस्तों मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि बस जो छात्र है, छात्र का हित हो, मेरी वीडियो से छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों कि मेरी वीडियो से छात्र को किसी भी तरीके का नुकसान हो, ठीक है ना। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके जितने भी मैंने सुझाव मैंने पढ़े, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। रिसर्च के बाद मुझे जिन तथ्यों पे मुझे लगा कि हाँ मुझे इनके आंसर देने चाहिए, तो उनको लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। तो आप देख लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी पिछली वीडियो में कुछ गलत हो गए थे, तो उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और तो उनके आप आंसर सही कर लीजिएगा और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि जो आपके साथी लोग हैं उन्होंने यह वीडियो, मेरी पुरानी वीडियो देखी हो और उन वीडियो से वो आंसर कर आएँ, ठीक है ना। और बाद में फिर मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं उनका ब्लेम लूँ, ठीक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों ये है ताराचंद समिति का गठन 1948 को हुआ था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 को प्रस्तुत की थी, ठीक है ना। ये हमने क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया था। तो ताराचंद समिति देखिए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित एक समिति थी जो कि जस्ट हम कह सकते हैं मुदालियार आयोग से पहले आई थी। इसने अपनी संस्तुतियाँ दी थी, लेकिन इसकी संस्तुतियों को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ही माध्यमिक शिक्षा में मुदालियार आयोग का गठन हुआ था। तो 1948 में इसका गठन हुआ था, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए दोस्तों 24 भाषाओं में दिया जाता है। मैंने बोला था 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन इसमें 2 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं, राजस्थानी और अंग्रेजी को। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन है, मेरे को तो इसका समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नमामि गंगे परियोजना 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार के ऋषिकुल में शुरू हुई थी। 231 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप वेबसाइट देखें तो जून 2014, इवन सभी जगह पे जून 2014 लिखा हुआ है। पता नहीं ये जो 7 जुलाई 2016 है ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में कैसे आ गया और क्या है इसका, मुझे कोई अगर कोई ऑथेंटिक आंसर देख सकता है तो प्लीज़ मेरे को दीजिएगा, क्योंकि मैं भी खुद जानना चाहता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा IIT रुड़की को 21 सितंबर 2001 से IIT का दर्जा मिला था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने कहीं ना कहीं गलत कर दिया था। भारत में सूचना तकनीकी कानून देखिए ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। सूचना तकनीकी कानून दोस्तों 17 अक्टूबर 2000 से लागू हुआ था और राष्ट्रीय स्तर पे ई गवर्नेंस योजना दोस्तों 18 मई 2006 से प्रारंभ हुई थी, ठीक। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद मैं इसको लेकर आया हूँ। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 24 दिसंबर 1986 में बना, लेकिन दोस्तों 15 अप्रैल 1987 से दोस्तों पूरे देश में लागू हुआ। इसको ध्यान में रखेंगे। 24 दिसंबर को ही आपका जो उपभोक्ता संरक्षण दिवस है, जो आपका केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस है, वो मनाया जाता है हमारे राष्ट्र के स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो दोस्तों क्या कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये 24 दिसंबर 1986 को ये बना था, लेकिन 15 अप्रैल 1987 से पूरे देश में लागू हुआ, ठीक। इसके बाद
बाद एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 2002 में नकली वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, इसमें काफ़ी लोग यही बोल रहे हैं कि नकली वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार जोड़ा गया, लेकिन मैंने तो दोस्तों इसमें काफ़ी सर्च किया, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादातर दोस्तों जो पिछले प्रवक्ता जो क्वेश्चन पेपर आया था 2014 का, उसकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों ज़्यादातर इसमें बोल रहे हैं कि नकली वस्तु से सुरक्षा का अधिकार जोड़ा गया। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, अगर आंसर की में अगर ऐसा आंसर दिया गया है तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्वेश्चन दोस्तों मुझसे काफ़ी, ये मैं अपनी गलती मानता हूँ, बौद्धिक संपदा अधिकार में जो प्रतिलिप्या अधिकार है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए दोस्तों, मैं पहली बात में बताऊं तो मैं प्रतिलिप्या अधिकार को मैं समझ ही नहीं पाया, मुझे बाद में पता लगा कि जो प्रतिलिप्या अधिकार होता है इसको कॉपीराइट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। कॉपीराइट है तो अगर मैंने सोचा कि जितने भी अधिकार हैं वो तो सभी दिख रहे थे, तो दोस्तों जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट के अंतर्गत देखिए दोस्तों क्या क्या आते हैं, साहित्यिक कृतियाँ आती हैं, सूचना संग्रहण आता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आता है। तो प्रतिलिपि यानी कॉपीराइट जो आपका एक्ट भी बना हुआ है, तो कॉपीराइट के अंतर्गत देखिए दोस्तों, जैसे आप कोई सिनेमा बनाते हैं या आप कोई म्यूजिक करते हैं या कोई आप बुक बनाते हैं, जितनी भी कृतियां बनाते हैं, सूचना संग्रहण या आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, वो सबका सब इसके अंतर्गत आता है। ट्रेडमार्क अलग है, ठीक है ना, ट्रेडमार्क कॉपीराइट के अंदर नहीं आता। ट्रेडमार्क अधिनियम एक अलग बना हुआ है, तो ट्रेडमार्क उसका अलग है। जैसे कि आपका ट्रेडमार्क अलग है, पेटेंट का अलग चीज़ है ना, पेटेंट के आविष्कार से संबंधित है। ऐसे ट्रेडमार्क आपका क्या है कि आपका संकेतों से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ट्रेडमार्क की एक अलग चीज़ है, ठीक, पेटेंट एक अलग चीज़ है, इसके अलावा भौगोलिक संकेत हैं और डिज़ाइन है, तो ये सब अलग अलग है, ठीक। तो ट्रेडमार्क कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की उत्परिवर्ती किस्म बनाई थी, जिसे कि दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आंसर दिया था पूसा लार्मा। पूसा लार्मा नहीं है दोस्तों, इसका नाम सरबती सोनारा ही है। इसको काफ़ी रिसर्च किया, पूरी एग्रीकल्चर की बुक निकाली, तब जाके दोस्तों आंसर मिला है, इसका नाम है सरबती सोनारा। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, इस प्रोफेसर MS स्वामीनाथन वाला, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, लुधियाना, कोटा, इंदौर, कोची शहर दोस्तों ये 76 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। मैंने 78 बोल दिया था। इसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, इनका पूरा मैप निकाला, मैप में मैंने इनके दोस्तों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पूरे मैंने इसके ऑनलाइन पूरे चेक किए, तब जाके जब इनका आ रहा था तो इनका अराउंड आ रहा था 76 पॉइंट कुछ 76.7 डिग्री के अराउंड पे आ रहा था। तो देखा जाए तो 76.7 और 78, तो देखा जाए तो 76 ज़्यादा ऑथेंटिक है 78 पूर्वी देशांतर से। तो इस तरीके से मैंने निकाला, इसका जो सही होना चाहिए वो 76 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर 77 होता तो तब भी ठीक था, लेकिन 78 था आंसर, तो 78 नहीं होना चाहिए, 76 ही होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि एवं सिंचाई सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी थी। मैंने सिर्फ कृषि बोला था। देखिए दोस्तों, कृषि को तो प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन सिंचाई क्षेत्र में भी बहुत अधिक निवेश की बात करी गई थी, जैसे सिंचाई क्षेत्र हो गया और डैम हो गया, इसमें भी निवेश की बात करी गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कृषि एवं सिंचाई सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी होनी चाहिए। तो ये इसके दोस्तों राइट आंसर है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये गलती है, ये ह्यूमन से हो जाती है। देखिए दोस्तों, इस समय पर इतने सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं और इतने मतलब मैं चाहूँ तो दोस्तों सिर्फ 10-15 MCQ करा के आराम से एक वीडियो बना के वो ज़्यादा ऑथेंटिक भी होंगे और बहुत इजी भी होंगे मेरे लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। तो इतना जब आप इतने हाई लेवल पे दोस्तों काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ दोस्तों हो जाती हैं। आप मेरे 99% के काम से मुझे जज कीजिए, ना कि मेरी 1% गलतियों से, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा जो मेरी पिछली वीडियो गलती हुई थी, क्योंकि मैं इससे काफ़ी आहत हुआ। मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि मेरी वजह से कोई भी क्वेश्चन किसी का दोस्तों गलत हो और या फिर किसी का बुरा हो। देखिए दोस्तों, ये तो आपका यूट्यूब है, यूट्यूब में तो दोस्तों देखिए जो भी है, जो आपको शिक्षा मिल रही है निःशुल्क है। देखिए दोस्तों, इसी जो हम जो शिक्षा लेते हैं इसके लिए हमें दोस्तों पैसे चुकाने पड़ते हैं, यानी कि बड़े बड़े प्रकाशक है दोस्तों जो बाजार में इस तरह की किताबें निकालें। और दोस्तों मैं छोटे मोटे प्रकाशक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े जो कि रिलायबल प्रकाशक है, जिनके लाखों बच्चे लोग हैं जो इनकी पुस्तक खरीदते हैं और इन पर विश्वास रखते हैं दोस्तों, उनमें ऐसी गलतियां पाई जा रही हैं। तो मैं बड़ा आहत हुआ। तो अब मैंने
ऐसी बुक्स को बिल्कुल किनारे कर दिया और मैं बिल्कुल जैसे मैं पुरानी में वीडियो में अपनी बना रहा था, मैं उसी आधार पर वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे ही कुछ मैं कह सकता हूँ, ऐसी बुक्स का मैं कुछ शिकार हो गया था, तो जिसमें मैंने आंख बंद करके विश्वास कर लिया था, क्योंकि ये इतने बड़े प्रकाशक हैं और मैं मान नहीं सकता कि इनसे ऐसी गलती हो रही है और ये बिना तथ्यों की जांच के इस तरह से ये आंसर दे दे रहे हैं और उनका एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और ऑथेंटिक है नहीं मैटर, और इसी ज्ञान को, ये गलत ज्ञान को बांटने के लिए हमसे पैसे भी ले रहे हैं। तो कितनी गलत बात है। ठीक, तो इस तरीके से, क्योंकि मैं इस समय पर आप लोगों को ज्ञान मतलब जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप मेरे पे विश्वास करते हैं, तो आपका भी दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे से विश्वास इन चीज़ों से उठ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आगे आने वाले समय में मेरा जो डाटा रहेगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो भी आपको डेटा प्रोवाइड करूँ, जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, वो पूरी 101% ऑथेंटिक हो। ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।